खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया जाए कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे। सभी को साथ अगर लेके जाना है तो सभी की सुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी वही बोलेंगे और बातचीत का ढंग क्या होगा, बातचीत का रूप क्या होगा, बातचीत के नियम क्या होंगे, वो भी वही बताएंगे। इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी ने कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है। तो साफ है, स्पीकर पर संग्राम नहीं होगा शांत। स्पीकर का चुनाव होगा, यही एक सवाल था। और इस सवाल का जवाब जब सामने आया तो साफ हो गया कि इस बार विपक्ष कुछ बदला बदला सा है। वैसे कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन नहीं। मैं तथ्य दुरुस्त कर देता हूं। 15 मई 1952 को पहली बार चुनाव हुआ था और चेहरे थे कांग्रेस के जी मलवलकर और उनके सामने थे शंकर मोरे। जीवी मलवलकर 354 वोट उन्हें मिले और शंकर मोरे को 55 वोट मिले, यानी स्पीकर बने जीवी मालवलकर। दूसरा मौका आया 5 जनवरी 1976 को, तब भी चुनाव हुआ। तब उस वक्त बालराम भगत चुनाव जीते। इसलिए यह तीसरी मर्तबा होगा जब स्पीकर का चुनाव होगा, यानी यह पहली मर्तबा नहीं है जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। स्पीकर तो 2014 और 2019 में भी चुना गया, मगर तब कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा था विपक्ष का। मगर अब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जैसे कि 2 चेहरे आप देख रहे हैं मेरे साथ में, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा करा है। एनडीए के उम्मीदवार होंगे ओम बिरला, जो पहले से स्पीकर हैं, यानी उन्हीं पर ही भरोसा जताया है। तो कांग्रेस ने सांसद के रूप में काम करने वाले के सुरेश, उन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देगी तभी स्पीकर पद पर आम सहमति बनेगी, और विपक्ष की इस मांग को सरकार ने हां और ना दोनों में टाल दिया। दूसरी ओर एनडीए ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी शर्तें ठीक नहीं है जो शर्त डिमांड विपक्ष रख रहा है। अब दोनों ओर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और देश के संसदीय इतिहास में कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब स्पीकर के पद के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार मुकाबले में हैं। अब ताकत सदन के भीतर किसकी कितनी है? एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 235 संख्या बल के आधार पर, और अन्य 14। कुल अगर आंकड़ा देखें तो आप देख रहे होंगे 542 लिखा हुआ है सांसद। एक सांसद का कम है वायनाड की सीट, जहां से राहुल गांधी ने
एक सीट छोड़ी, तभी इसलिए कुल 542 सांसद सदन के भीतर दिखाई देते हैं। अब खबर क्या है वो समझिए। दरअसल संसदीय इतिहास में पहली बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव होने का जिक्र किया जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला होंगे और विपक्ष के उम्मीदवार होंगे के सुरेश। और 26 जुलाई की यह तारीख मुकर्रर की गई है जब स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। अब विपक्ष ने उम्मीदवार क्यों उतारा स्पीकर के पद के लिए, अब वो भी समझ लीजिए। स्पीकर के पद की मांग सरकार की तरफ से जो की जा रही थी, उसी मांग के सामने विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की। कहा कि भाई हमारा डिप्टी स्पीकर होगा, चुनाव के वक्त तय करेंगे, राजनाथ ये कह रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वेणुगोपाल से मुलाकात हुई और मुलाकात में असहमति के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये दरअसल किसकी कितनी ताकत है उसका आकलन भी है, क्योंकि ओम बिरला 3 बार के सांसद हैं, कभी मंत्री नहीं रहे, कोटा से सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव नहीं आया। अब आते हैं के सुरेश पे। 8 बार के सांसद हैं के सुरेश और 1 बार मंत्री रहे, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। यह उनकी ताकत और कमजोरी दोनों है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी कर ली है और सरकार जहां एक तरफ स्पीकर के पद के लिए किसी भी तरह के समझौते की बात से इनकार कर चुकी है, और अब खबर यह है कि स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी करके साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहेंगे। यानी स्पीकर पर संग्राम छिड़ा है और अब डिप्टी स्पीकर की परंपरा किसने निभाई किसने तोड़ी, आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। खड़गे जी का प्रश्न, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया जाए कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। सभी को साथ अगर लेके जाना है तो सभी की सुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी वही बोलेंगे और बातचीत का ढंग क्या होगा, बातचीत का रूप क्या होगा, बातचीत के नियम क्या होंगे, वो भी वही बताएंगे। इस प्रकार से बातचीत नहीं होगी। मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी रहे, कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है। तो भाई जनतंत्र को अगर मानते हो तो ये बात आती है ना कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। खड़गे जी का तो यानी साफ है कि स्पीकर के पद के लिए चुनाव होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष। विपक्ष चाह रहा है डिप्टी स्पीकर का पद और सत्ता पक्ष फिलहाल उस शर्त के लिए तैयार नहीं है। अब कौन जिद्दी है और कौन नहीं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं
वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मनोज पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनोज पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा शिल्पी चौधरी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बहुत दिनों के बाद। अक्सर मैं इन्हें कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की शेरनी दहाड़ती हैं स्क्रीन पर। और आलोक जी हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी से इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से शिल्पी जी बहुत दूर थी स्क्रीन से, आज उनको देख के बहुत अच्छा भी महसूस हुआ। और शुरुआत मैं मनोज पंडित जी आपके साथ करना चाहूंगा। ये जरा देश को बताइए कि ये स्पीकर के पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? अब तिलक जी, अगर विपक्ष नहीं मानेगा तो चुनाव करना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये सब सहमति से हुआ करता था। हाँ। और ये सारी चीजें, पर चूंकि अभी विपक्ष इतनी मजबूती से उभर के आया है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। तो 2014 और 19 में चुनाव क्यों नहीं हुआ था? तब वो करना, तब सहमति से हो गया था। नहीं, सहमति से नहीं हुआ था तब भी, तब विपक्ष कमजोर था। अब ये भी कह सकते हैं तिलक जी। तो यानी वहां पर आपकी उस समय मनमानी चल गई थी, राइट? नहीं, मनमानी की नहीं, हम तो तिलक जी अभी भी मनमानी की बात नहीं है, पर लेकिन मेरा मानना ये है कि ये भारत की परंपरा है और यहाँ पर हम लोग आपसी सहमति से जो है चीजों को कर सकते हैं, कर भी लेना चाहिए। मनोज पंडित जी, मैं चाहूंगा अगर फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो पूरा देश सुन पाएगा। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, जो पहले 2014 में, उसके बाद आप ये देखिए कि कभी कोई चुनाव नहीं हुआ और आपसी सहमति से जो है सब चुन लिया गया। अब की बार चुनाव इसलिए हो रहा है कि लग रहा है विपक्ष को कि हमें अभी से जो है अपनी ताकत का एहसास जो है, हाँ। तो ये परंपरा रही है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को करा देना चाहिए। ये परंपरा रही है। जी 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 तिलक जी। लेकिन क्या आप देश को यह बता पाएंगे कि 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली क्यों था? अब तिलक जी, वहां इतनी आप देखिए ना, विपक्ष का नेता बनने के लिए नहीं था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आपने परंपरा का जिक्र किया। जरा देश को यह भी जानने का अधिकार है कि 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली था। क्या आप जानते हैं इस बात को? डिप्टी स्पीकर का पद खाली था 5 साल से। बिल्कुल खाली था, बिल्कुल। मुझे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। पर क्यों नहीं था? तो देखिए, ओम बिरला जी अपनी भूमिका को पूरी तरीके से भली भांति उसको जो है सुचारू रूप से चला रहे थे। सर, मैंने कहा डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली था? यह भी तो परंपरा है, नहीं मनोज पंडित जी? नहीं, ये मुस्कुराने का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है, तो आपको डिप्टी स्पीकर का पद देने में डर क्यों है? डर नहीं है। आप ये देखिए ना कि चुनाव हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, करिए चुनाव। देखिए, अगर शक्ति प्रदर्शन ही आपको आपकी नीयत और नीति स्पष्ट कर सकता है तो ठीक है, उसे भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। यानी विपक्ष को साथ नहीं लेंगे आप? नहीं, विपक्ष को तो साथ है, हमने तो कल बधाई दी, सबको बधाई दी। तो ठीक है, जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। मनोज पंडित जी, मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 20 साल में कितने देश के प्रधानमंत्री बने? सबने जो है डिप्टी स्पीकर का पद दिया विपक्ष को। पीवी नरसिम्हा राव डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया। अटल बिहारी वाजपेयी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया। देव गौड़ा विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद। इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह तक ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया। तो आप डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर इतनी जिद क्यों रखे हुए हैं? तिलक जी, चुनाव के बाद, जो कल चुनाव है, चुनाव के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और नहीं, संख्या बल के आधार पे भले ही आप जीत जाएंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल तक खाली था, किसी ने आपसे सवाल तक नहीं किया।
और आपने उस पद पर तब संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ था? मैं तो नहीं कह रहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर सहमति से चीजें होती तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो रही है चुनाव तो सर आपने सहमति बनाने की कोशिश की, तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर किसने सहमति नहीं बनाई? विपक्ष ने सहमति नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी तैयार थी विपक्ष का। अच्छा, विपक्ष के कहने पर 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। तिलक जी, इनके पास इतनी संख्या बल नहीं था विपक्ष को बना सकते, वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया कि नहीं। सर, डिप्टी स्पीकर का पद संख्या बल के आधार पर नहीं, संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का पद होता है और वो अनिवार्य होता है, और तब भी देश में 5 साल तक यह पद खाली था। मैं उसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रहा था। क्या हुआ पंडित जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल वाजिब सवाल है, मैं आपसे इस बात को जो है सहमत हूं, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर जब कल चुनाव होना है तो चुनाव हो रहा है तो चुनाव हो जाने दीजिए। खैर, मैंने तभी आपसे पूछा था चुनाव हो क्यों रहा है, इसलिए मैंने आपको इतिहास के पन्ने पलटकर सुनाए। ठीक पंडित जी, अब वरुण मिश्रा जी आपके साथ। मिश्रा जी, कितने जिद्दी है ना आप, जिद मानने को तैयार ही नहीं है, आप अड़े हुए हैं कि डिप्टी स्पीकर दो तब स्पीकर के पद के लिए चुनाव नहीं होगा। ये जिद क्यों? देखिए तिलक भाई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके न वादे पर कोई भरोसा किया जा सकता न इरादे पर। इस बार चूंकि विपक्ष ताकत में है, पिछली बार एक सांसद कम होने पर जिस पार्टी ने हमको विपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया, मार्शलों की सहायता से 100 सांसदों को खिंचवाकर बाहर निकलवाया, वो हमें कहाँ डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए तैयार होती। हमें पता था ये जो विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे हमें उम्मीद है। हम तो जिद पर क्यों है वरुण मिश्रा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपके पास तो संख्या बल भी नहीं है। नहीं, ऐसा है, संख्या बल हो या ना हो, इस देश को संवैधानिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। ये अलग बात है हम चुनाव जीते या हारे, लेकिन संवैधानिक ढांचे की मजबूती को बरकरार रखने के लिए कोई ये ना कहे कि हम लड़े नहीं। हम देश को ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तानाशाही पार्टी है जो ये चाहती है कि सदन में विपक्ष रहे ही ना। जिसने एक सांसद कम होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्यों गिरी थी जी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्यों गिरी थी? देखिए, वोटिंग में सरकार गिरना और वोटिंग में इनका नहीं, एक वोट जो था, नहीं, बात एक वोट की नहीं, आप समझिए तो मेरी बात। नहीं, मैं वही समझ रहा हूँ, बात इरादे की है। नहीं तो मैं वही इरादा जाहिर कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से क्यों गिरी? तिलक भाई देखिए, गलत जगह को गलत जगह से मत तुलना करिए। नहीं, तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तुलनात्मक अध्ययन इसलिए संविधान की रक्षा के लिए कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि आपका सवाल स्पीकर कौन था? चूंकि आपका सवाल ऐसा है, उस पर तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। और मैं आपको अतीत के आईने में कुछ चीजें ऐसी दिखाना चाहता हूँ जिससे भारतीय जनता पार्टी के वादे इरादे सब स्पष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी, जिस बेचारगी से अभी पंडित जी हंस रहे थे, मुझे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कभी कभी तरस आता है। ये बेचारे टीवी डिबेट में बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण। कम से कम इनके यहाँ जो लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, हमारी पार्टी में नहीं। हमको इस बात का बड़ा संतोष रहता है। दूसरी चीज, आपने जिस इरादे की बात करी, मैं अब वो बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं, बेशक हम संख्या में कम है, हो सकता है हम हार भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस देश में जब लड़ने का इतिहास लिखा जाएगा, संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से जब लड़ने की बात की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी उसके सामने मुखर रूप से नजर आएगी। ये हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। और इस बहाने भारतीय जनता पार्टी ये दुर्योधन इतिहास के पन्नों में वही के बराबर भी वोट नहीं देंगे। क्या है? देखिए, पांडवों की जो लड़ाई हुई थी, वरुण मिश्रा जी, दुर्योधन को बस यही तारीख क्या है कि हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं। माननीय वरुण मिश्रा जी, आप तारीख क्या है? टूटने वाला है। आप तारीख क्या है? अहंकार, इसी अहंकार। वरुण मिश्रा जी, मैंने आपसे तारीख पूछी, तारीख तो बताइए सर। हम इसी अहंकार से लड़ने की तारीख तो बताइए। तारीख बताने में क्या दिक्कत है? तारीख क्या? तारीख आपको मालूम है, मैं तारीख क्या बताऊँ? आप बता दीजिए ना तारीख क्या है। आपको तारीख का जवाब देने के लिए नहीं बताऊँ? नहीं, क्यों नहीं? तारीख तो बताइए ना क्या है। आपसे मैंने तारीख पूछी, आपने कहा कि लड़ने वालों का नाम लिखा जाएगा इतिहास में। आप उस तारीख के बहाने मुझसे जो बात करना चाह रहे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ना उसकी बात ही करूंगा।
मैं आपको ये बताता हूँ, आपका ज्ञान मेरे से ज्यादा है और आपको तारीख भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं तारीख वाले उसमें जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वादे और इरादे, नियत, ये सब बहुत स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल पर रख रहा हूँ। और आप इस बात को याद रखिएगा कि जब देश के संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाने की आज ये नौबत ना आती, आज देश जहां भी कांग्रेस पार्टी के सामने वो खड़ी नजर सबसे बड़ी आएगी। वरुण मिश्रा जी और मनोज पंडित जी, एक मिनट। इन्होंने कहा कि वो तारीख का जिक्र मत करो। तारीख तो सबको याद है कि आज तारीख क्या है ना? इसी दिन तो इमरजेंसी लगी थी, होते ही असलियत इसी दिन तो इमरजेंसी लगी थी और संविधान को कुचलने का जिक्र किया गया था। रातों रात विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, कई मुखाग्नि तक नहीं दे पाए अपने माता पिता के मरने के बाद, पेरोल नहीं मिली। और उन्हीं इमरजेंसी के वक्त जो लड़ाई लड़ रहे थे उनमें से एक नेता थे मुलायम सिंह यादव। तो मैं उन्हीं पार्टी के नायक मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठी शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा। शिल्पी जी, अवधेश जी को हाथ में हाथ लिए अखिलेश यादव जी की तस्वीरें देखी, बहुत अच्छा लगा। अगर हो सकता है मैं गलत भी हूं, अवधेश प्रसाद जी के बारे में वरुण जी बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी का जिक्र आ गया था। जरूर। अवधेश प्रसाद जी, अच्छी बात है, अयोध्या फैजाबाद से सांसद बने शिल्पी जी, है ना? इसलिए उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है एक बड़े लार्जर पिक्चर में देखा जाए, क्योंकि पीडीए के फॉर्मूले में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अवधेश प्रसाद जी, है ना? लेकिन इमरजेंसी के दौरान वो भी जेल में थे। शायद उनकी माता या पिता किसी का देहांत हुआ तो पेरोल नहीं मिली, मुखाग्नि नहीं दे पाए थे। ठीक वरुण जी, है ना? खैर शिल्पी जी, डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो ये मांग कर रहे हैं, क्या आप लोगों से कोई बातचीत हुई इनकी? देखिए, हम पूरे इंडिया अलायंस के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत अवश्य हुई होगी और जाहिर तौर पे कि ये फैसला कांग्रेस का है या समूचे इंडिया गठबंधन का? पूरे इंडिया गठबंधन का ही होगा। यानी टीएमसी होगा नहीं मैडम? नहीं, मैं इस पर बहुत, क्योंकि भाई हमारी पार्टी से कोई इस तरीके का बाहर वक्तव्य नहीं आया, तो मैं उसको कैसे कह सकती हूँ? नहीं, आप देश के तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी जो भी विपक्ष के रूप में हम इंडिया गठबंधन के रूप में ही काम कर रहे हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी जी बोले या अखिलेश यादव जी बोले या ममता दीदी बोले, सब नहीं, ममता दीदी और ये अभी तक औपचारिक रूप से हुआ नहीं ना, वो आम आदमी पार्टी भी बोल चुकी है तलाक। चलिए उनको बोल दे लीजिए, फिर भी हम बहुत मजबूत हैं। नहीं, बहुत मजबूत कहाँ, वो भी हट जाएंगे तो फिर टीएमसी अलग। तो मैं तभी पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, हटने को तो देखिए कोई भी हट सकता है, ये तो शुरू से कहा जा रहा था। आप देखिए, चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी इंडी अलायंस। इंडी अलायंस कुछ नहीं है, लोगों को धोखा दे रही है ये अलायंस। और लोगों ने देखा किस तरीके से ये बराबर कहते थे कि विपक्ष विहीन भारत हम बनाएंगे, हम विपक्ष विहीन। कांग्रेस विहीन तो इन्होंने बाद में कहा, लेकिन इन्होंने कहा विपक्ष विहीन, तो वो इन्होंने किया ना, पिछले 5 साल इन्होंने किया। जनता ने देखा कि किस तरीके से मूल अधिकारों से, किस तरीके से संविधान से खिलवाड़ करना की पूरी साजिश हो रही है। चुनाव जीत जाएंगे अयोध्या के सांसद जी, अयोध्या के सांसद जी लल्लू, स्पीकर का चुनाव जीत भी सकते हैं। कैसे जीत भी सकते हैं? कैसे मैडम? ये तो इक्वेशन वही पता चलेगी जैसे अंतरात्मा जागी थी, समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों की अंतरात्मा जागी थी। हो सकता है कि वहां सांसदों की अंतरात्मा जाग जाए और उन्हें लगे कि विपक्ष को हमें मजबूती देनी है। शिल्पी जी, क्योंकि कितने काबिल प्रवक्ता हैं आप जानते हैं कि बीजेपी की अंतरात्मा जगाने की ताकत ज्यादा है। अगर उन्होंने ज्यादा जोर से अंतरात्मा की आवाज लगा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके 37 में से 30 बचे सिर्फ। नहीं, वो तो वो कर सकते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे वही पूछा, आप कह रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे, अंतरात्मा की आवाज तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए, फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगी कि इस चुनाव में जनता ने चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जनता हर बार चुनाव लड़ती है मैडम,
जनता ही तो लड़ती है हर बार। नहीं, जनता अगर लड़ी है तभी ये अयोध्या सीट हारे हैं, तभी ये चित्रकूट हारे हैं, क्योंकि जनता को ये गुमराह बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। हाँ। अब की बात हम अपने संविधान जो शाही है विपक्ष का, ये तो साफ हो गया इस फैसले से। जो स्पीकर के चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्ष लड़ा, जोश आई है, लेकिन ये डिप्टी स्पीकर की परंपरा किसने निभाई, किसने तोड़ी, और दूसरी तरफ स्पीकर का चुनाव, क्या दिखाई दे रहा पिक्चर? आप 21वीं सदी में क्यों रहे था, 20वीं में चले। 1952 में चुनाव हुआ, 1957 में चुनाव हुआ, हाँ। उसके बाद 62 में हुआ। डिप्टी स्पीकर देखिए किसके पास था, विपक्ष के पास था। पहली बार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिला 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी जब कहती है और राहुल गांधी कहते हैं कि यह परंपरा है, तो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी, और परंपराएं संविधान का हिस्सा कब से हो गई, बाध्यता के रूप में। और अगर थी तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले दोषी हैं जिन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया। तो इसलिए लोकतंत्र में सब कुछ बहुमत के आधार पर होता है। तो बहुमत के आधार पर भाई 93 डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन ये कहां लिखा है कि विपक्ष का होगा? भाई बेरेट ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 कि एक डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन ये कहा है कि विपक्ष का होगा और बगैर चुनाव के होगा। अगर सहमति बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आलोक जी आपने बिल्कुल सही कहा, संविधान के आर्टिकल 93 93 में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर का पद होना अनिवार्य है। आपने यह भी बिल्कुल सही कहा, उसमें कहां लिखा है कि विपक्ष का होना चाहिए, भले ही पुरानी परंपरा रही है ना, पिछले 20 सालों के इतिहास में पुरानी परंपरा रही कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया गया। 2014 के बाद उस परंपरा को नहीं निभाया गया, आपकी बात सही है। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि सर वो 5 साल तक पद क्यों खाली था? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है, और इसमें विपक्ष को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए और कहना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करना चाहिए था कि 93 का उपयोग करते हुए वो डिप्टी स्पीकर पद क्रिएट करे। विपक्ष को इसीलिए तो जनता ने कस्टोडियन बना के भेजा था, संसद में उठाए, सड़क पे उठाए और सर्वोच्च न्यायालय में उठाए। ये जिम्मेदारी भी विपक्ष की थी, यानी कि नेहरू जी की भी थी। नहीं भाई, नेहरू जी ने भी तो विपक्ष को तो बनाया नहीं था, हालांकि उन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया था, लेकिन विपक्ष ने नहीं बनाया था। आप देख लीजिए उठा के, कांग्रेस जो कहती है कि परंपरा है, वो परंपरा नेहरू जी ने नहीं डाली। वरुण जी बात तो सही कह रहे हैं आलोक जी कि नहीं? जवाब दीजिए। आलोक जी जो बात कह रहे हैं ये परंपरा तो आप ही ने गढ़ी, और आज बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, जिस परंपरा को गढ़ने की बात आलोक भाई कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सीधे से एक बात कहूंगा कि ठीक है, किसी अपनी ही पार्टी के डिप्टी स्पीकर बना देते भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर इतने उदार है तो आप अपनी पार्टी से किसी को डिप्टी स्पीकर बना देते। इरादे की बात हो रही, नियत। तो फिर वहां पर आप तानाशाही कहते हैं इसको? नहीं आलोक जी, तानाशाही तो थी ही, जिसने नहीं, तो फिर आप इसे तानाशाही का नाम दे देते। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का, ये तानाशाही नहीं थी। देखिए उसमें कोई इनकार नहीं है, ये तानाशाही है, इसमें कोई इनकार नहीं है। और कांग्रेस की जनता पार्टी ने स्वीकार करिए सर, एक सांसद की कमी से विपक्ष का दर्जा नहीं दिया, वो विपक्ष का डिप्टी बड़े ताजुब की बात है, ये तो संभव ही नहीं है। अरे सुन लीजिए आलोक भाई, मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता न बना करिए भाई, नहीं निष्पक्ष बात किया करिए ना। अगर आप बैठे तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनने का प्रयास करिए। नहीं, प्रवक्ता बनने का प्रयास न करिए भाई साहब, प्लीज मेरी बात आप सुनिए ना। मुझसे अगर मुझसे सवाल हो रहा है तो मुझे जवाब देने दिया, बीच में क्यों आप बोल रहे भाई? आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोलता। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बना करिए। नहीं वरुण जी, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक, वो जो अपनी बात रख रहे हैं तर्क के आधार पर रखिए, उसका जवाब दीजिए ना। आप बात रख रहे हैं, मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा ना, मेरी बात को भी सुन लीजिए। मेरी बात के बाद आप चाहे जो आपकी जो मर्जी आपको कहिए, मैं बड़े प्रेम से सुनूंगा, बहुत आदर से सुनूंगा। कम से कम मुझे मेरी बात रखने दिया करिए। बीच में इंटरप्ट होता तो अच्छा नहीं लगता है ना, मैं करता हूँ किसी को बीच में। इतनी देर से आप बोल रहे, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। देखिए, वादे और इरादे की बात हो रही भारतीय जनता पार्टी के, उस पर बात ही नहीं हो रही। डिप्टी स्पीकर के पद, ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है। चलिए, जो गलतियां पीछे हो गई, जो नई परंपरा है, हम कौन सी नई परंपरा डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, फिर आप पीछे बोलने लगे।
अब आप मैं टोकूंगा तो आप कहेंगे आप भी मेरी बात सुन लीजिए, बात रखने की बात आएगी तो आप बोलिएगा ना। आप एकदम प्रेम से पक्ष लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरी बात कहने दीजिए। प्रेम से पक्ष लूंगा, आप खूब प्रेम से पक्ष लीजिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे कोई एतराज। मेरे तर्कों का जवाब दे नहीं पाते आप लीजिए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लीजिए खूब प्रेम से पक्ष लीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे बीच में ना टोके, मुझे बीच में ना टोके आप लोग भाई, मुझे बीच में ना टोके प्लीज। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, बनाना आपके लिए बहुत मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं बड़े आदर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बड़े आदर से आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात रखने प्लीज। बीच में इंटरेस्ट करते तो अच्छा नहीं लगता। कह के आप क्या थोड़ा सा रक्षात्मक कर देते हैं मुझे, आप नहीं बोलिए आप। तिलक भाई पहले आलोक भाई की बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। बोलिए सर आप। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसके पहले जो बोल रहे थे वही फिर बोल रहे हैं, इस करें आप पीछे मत जाइए। पीछे क्यों ना जाए? जब बात परंपरा की है तो पहली परंपरा शुरू करेंगे ना 1952। लेकिन परंपरा वर्सेस चुनाव की बात हो रही, चुनाव कल है ना, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने वाला है ना, चुनाव तक धैर्य रखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता न बनिए, देखते जाइए। देखिए हम ये कह रहे हैं हमारी नीयत बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। करते हैं मैं लॉजिकल बात जब आप उतार की बात करेंगे तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा। आते हैं उसके लिए हमारे प्रवक्ता का टैग लगा देते हैं, तैयारी करके आया करिए। देखिए ऐसा है ना, तैयारी करने के लिए मुझे आपसे सीखने की जरूरत है, मुझे पूरी तैयारी है। आप किसी दिन मेरे पर्सनल नंबर लीजिए, किसी दिन आप मुझसे डिबेट कर लीजिएगा, 1-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाएगा। प्लीज शिल्पी जी जल्दी से आप, फिर मैं मनोज पंडित जी को वक्त दूंगा। एक मिनट शिल्पी जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं उस पर जल्दी से रिएक्ट करिए, और फिर उसके बाद जो है मैं मनोज पंडित जी आपके पास आऊंगा। जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि पुरानी परंपराएं तो जो गढ़ी गई हैं उसी को तो फॉलो कर रही है बीजेपी। नहीं देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आगे बढ़कर अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह दें कि 52 से 77 तक अगर कभी डिप्टी स्पीकर का पद नहीं रहा और जनता दल ने पहली बार दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो कभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। 77 में हुआ ना, डिप्टी स्पीकर आया, उसके बाद भी 2 सत्रों में आया, तो अब आने में क्या बुराई है? ये लोकतंत्र है, यहाँ सबकी आवाज आनी चाहिए, यहाँ सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नहीं तो ये लोकतंत्र क्या राज्यों में इस परंपरा पर अमल किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो ये आवाज विपक्ष को और मीडिया को मिलकर उठानी चाहिए। नहीं तो मैं उठा देता हूं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल डिप्टी स्पीकर के पद विपक्ष के पास नहीं है, आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल उठानी चाहिए। नहीं उठानी नहीं चाहिए, आप उठा सकती हूँ। मैंने तो कहा ना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है। आप बनाएंगे? इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं ये कहती हूँ कि अगर नहीं है तो वहाँ उनके लिए आवाज उठनी चाहिए और उनको ये पद देना चाहिए। नहीं ये नियम लागू होता है देश की संसद पर, लेकिन जो सूबे की सबसे बड़ी पंचायत आलोक जी, वहां ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों? अब आलोक जी का ऑडियो आ रहा हूं, फिर पंडित जी आपके पास। देखिए मैं बताता हूँ, विपक्ष को कोई भी प्रश्न करने के पहले अपना जो होम ग्राउंड उसे तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जब आप तिलक चौधरी जी के पास आते हैं तो किसी पार्टी को बच नहीं सकता। अच्छा मुझे तो आप भाजपा के प्रवक्ता कह के, एजेंट कह के बच जाएंगे, आप तिलक जी को तो कह नहीं पाएंगे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। राज्यों में आप डिप्टी स्पीकर रखते नहीं है और केंद्र की सरकार में डिप्टी स्पीकर चाहते हैं, फिर हमारी सपाटी बैन करेगी। अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि सबको प्रोफेशनल ढंग से करके आना चाहिए। मैं तो भाई तिलक जी की तैयारी करके आता हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो आप उन आरोपों की प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। आज 1925 है, अब अगर संविधान की ओट लेने वाली बात आएगी और 25/1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान को क्रश कर दिया था। अब अगर कांग्रेस कहती है मुझे बात ही नहीं करेंगे, उस तारीख में फंसेंगे नहीं, उस जाल में नहीं फंसेंगे, वो जाल नहीं है सर, वो देश के संविधान की हत्या थी। B.R. अम्बेडकर के लिखे संविधान को इंदिरा गांधी ने मार दिया था, हत्या कर दी थी। आप उसे कह रहे हैं कि वो तारीख में नहीं फंसेंगे। आप B.R. अम्बेडकर के बातों को कहते हैं, लेकिन B.R. अम्बेडकर संविधान को कैद डाला आपने, मार डाला, फिनिश कर दिया आपने। क्या बात करते हैं? तो इसलिए तैयारी करके आइए, बट ऑन करिए
कि वो जो इंदिरा गांधी ने काम किया था वो संविधान की हत्या थी, गलती करने का बात उसको हत्या किया गया था और इंदिरा गांधी माफ कीजिएगा, उन्होंने संविधान का हत्या करने वाली नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक इमरजेंसी जो नोटबंदी के रूप में कभी उसको मानेंगे प्रेस में कुछ लिखने के लिए हिंदुओं को लोगों की हत्या हुई जेल में, क्या बात कर रहे हैं? अरे आपने नोटबंदी नहीं देखा, नोटबंदी नहीं देखा, वो आर्थिक इमरजेंसी नहीं थी, लोगों का पैसा चला गया, गरीब वरुण जी आप लोग एक मिनट, मनोज पंडित जी 75 में संविधान 2024 सर अब देश में क्या बदलेगा, वो संविधान की कॉपी लेकर ही तो राहुल गांधी शपथ ले रहे थे, उसी संविधान की कॉपी लेकर तो पूरे देश में दिखा रहे हैं वो संविधान हाथ में लेकर। क्या मतलब है ये? अब ये सत्ता महोदय आज ठीक, एक मिनट वरुण जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक मिनट मनोज पंडित जी रहेंगे आप। मनोज पंडित जी ये तो तय चुनाव होगा, संख्या बल के आधार पे आप चुनाव जीत भी लेंगे, जीत लेंगे ना सर? अब बिल्कुल जीत लेंगे, क्यों नहीं जीत लेंगे, हमारी संख्या है, हम बहुमत में हैं, तो बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। तो ये संख्या बल की ताकत है आपके पास? ये हमारी ताकत नहीं है, जनता ने जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है वो ताकत है, जनता की ताकत है। और आप ये देखिए कि हम स्पष्ट रूप से बात कह सकते हैं कि जो जनता ने अधिकार हमें दिया है, हम उस अधिकार का प्रयोग करके और हम चीज के लिए, तो ये जनता ने आपको अधिकार दिया कि 20 सालों की परंपरा है वो कायम नहीं रहनी चाहिए, डर क्यों है इतना? आलोक जी ने इतने सारे स्टेट गिनवा दिया आपको जहाँ कांग्रेस का राज है और वहाँ कुछ है नहीं। अब आप कहते हो अगर कोई सच्चाई बताता है तिलक जी तो उसे आप बीजेपी के प्रवक्ता बता देते हो। अरे भाई ये नहीं है कि कोई स्पष्ट सच्चाई सच होता है, उसको अगर बताया जाएगा तो आपको मानना चाहिए, सुनना चाहिए उसको। आज देश की परिस्थिति जहाँ है इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है कि आज यहाँ पर ला के खड़ा किया है। हमने पिछले 10 सालों में जितना काम किया है उस काम के आधार पर और आगे जो 5 साल में काम करने जा रहे हैं उसके आधार पर आधार मनोज पंडित जी कहा यह जा रहा है कि स्पीकर का पद हो या डिप्टी स्पीकर का पद हो, आप विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जो विपक्ष का आरोप है कि भाई जो आवाज उठाएगा उसे आप सस्पेंड कर देंगे। तिलक जी देखिए विपक्ष का तो ये आरोप पहले से भी था कि हमारे माइक बंद कर दिए गए पार्लियामेंट में, नहीं हुआ ऐसा, वोटिंग राइट नहीं दिया गया, नहीं कभी नहीं हुआ। आप बताइए कभी नहीं ऐसा हुआ। राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया, ये तो पूरा बवाल किया था इन लोगों ने। और जब और चर्चाएं होती थी तो ये पार्लियामेंट छोड़ के चले जाते थे, वॉकआउट करते थे। तो मेरा मानना ये है कि अब सिर्फ ये एक मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं जिस दबाव की आवश्यकता है नहीं। वरुण जी चाहते कि ये आप मानसिक दबाव बना रहे हैं, मनोज पंडित जी कह रहे हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ जिस वो 100 सांसद किसके रिज्यूम में बाहर कराए गए थे, सस्पेंड कराए गए थे, जरा लोकतंत्र की बड़ी याद आ रही भाई साहब को, तो इनसे पूछिए 100 सांसद किसने बाहर कराए थे। बिल्कुल, अरे क्यों नहीं। अब आप अगर कहीं भी जिस माइक बंद करने की बात कर रहे हैं, गरिमा को अगर गरिमा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये तो अधिकार है अध्यक्ष का कि वो आपको बाहर करेगा। ये अधिकार है, ये तानाशाही है। 100 सांसदों को तानाशाही नहीं। आप देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी चाहती है मजबूत विपक्ष हो और मजबूत विपक्ष से ही चीजें चलती हैं। हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया का पद देने को तैयार रही। आप मजबूत की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर सबसे पहली बात यहीं से शुरू ही करते हैं, विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष में भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए आपको, ये तो संभव नहीं, जीवन नहीं हो पाएगा। देखिए मिश्रा जी, ऐसी कोई भी बात करने का मतलब नहीं निकलता जिसका कोई सिर पैर ना हो। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, भारत पार्लियामेंट में बोला है, और ये अधिकार ना आप रिकॉर्डेड बयान है। पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में तो अधिकार ये स्टेटमेंट था कांग्रेस भारत से शुरुआत की। नहीं मनोज पंडित जी बात तो वहीं आकर खड़ी होगी ना कि भाई आप डिप्टी स्पीकर के पद की बात कर रहे हैं, वो
हाँ तो दीजिए डिप्टी स्पीकर पद, क्या बात है, आप बड़ा दिल दिखाइए ना। बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे? अगर आप चाहते हैं लोकसभा में स्वस्थ चर्चा हो, मुद्दों पर चर्चा हो, किसानों की बात मनोज हो, पंडित जी बड़ा दिल तो दिखाइए ना, वो कह तो रहे हैं बड़ा दिल दिखा दीजिए हो, तो आप और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, एक मिनट मनोज पंडित, मैंने आपके सामने पढ़ा ना सर, 20 सालों के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। 2014 से पहले पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देव गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, 17वीं लोकसभा में पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं था। परंपरा के अनुसार यह पद विपक्ष को दिया जाता है। तिलक जी, तो फिर विपक्ष को यह पद देने से इनकार किस बात का? मैंने यही पूछा आपसे कि कांग्रेस के टाइम में भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, ऐसा नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने आपको बताया ना सर, मनमोहन सरकार में थे, डिप्टी स्पीकर नहीं था और अभी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में थे। तिलक जी, अभी चुनाव कल हो जाने दीजिए, जब चुनाव होगा चीजें आगे की चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर पीयूष गोयल जी कह रहे हैं परंपरा ऐसी कोई नहीं है, लेकिन 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली होता है, ये कौन सी परंपरा है फिर? आप तिलक जी, तो पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो हो चुका है भाई। जब कांग्रेस, आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं मतलब? नहीं, कांग्रेस को फॉलो नहीं, जो कांग्रेस से सीखा है वही तो चल रहा है। मतलब कांग्रेस से सीखा आपने ना? कांग्रेस से ही है भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप मान रहे हैं कांग्रेस से सीखा आपने, उसी को फॉलो कर रहे हैं आप? तिलक जी, अब आप देखिए ना, अब ये जो आज आपने पूछा कौन सी तारीख है, आपने ईमानदारी से मिश्रा जी ने कौन सी तारीख है, आज उस तारीख को भी वो याद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इस तारीख में जो काला सच है, जो इमरजेंसी लगाई गई, जो चीजें की गई, उस इतिहास को भी नहीं दोहराना चाहते। और ये आज कहते संविधान खतरे में, किसी की बात में कर रहा था, ये लोग वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करते हैं। अगर इस तरह नहीं चर्चा होगी तो स्वस्थ चर्चा कैसे होगी? आज अपने जब डिबेट में स्वस्थ चर्चा करने को तैयार नहीं है और आपके खतरे में, तो मेरा मानना ये है कि अगर खतरे में हुआ होता तो आज इतनी सीटें ना मिली होती आपको। ये तो लोकतंत्र है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। देखिए, ये देश आधार ही बर्दाश्त नहीं करता। आप किसी तरह जीतते रह गए हम, वो दूसरी बात है, नंबर में आप हमसे ज्यादा हो गए, लेकिन सत्यता यह है कि देश की जनता ने आपको नकार दिया है। आपके प्रधानमंत्री जी को नकार दिया, नंबर का नकार दिया तो जाइए ना, सरकार बनाइए। वरुण जी, कौन रोक रहा है आपको? नंबर चाहिए ना उसके लिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं धैर्य, अब यहाँ पर यही तो सवाल हो रहा है। नहीं शिल्पी जी, बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया। मुझे एक बात बताइए, आलोक जी जरा गौर फरमाइएगा इस सवाल पर। एक मिनट शिल्पी जी, अभी हमने दिखाया एनडीए 293, ठीक, और इंडिया 235, इंडिया गठबंधन 235, एनडीए 293, कुल मिलाकर 14 निर्दलीय और 292। एक वायनाड की सीट मैंने हटा दी। अब मुझे एक बात बताइए, यह मसला दो धारी तलवार वाला है शिल्पी जी, कैसे मालूम है? अब आप चुनाव के लिए जा रहे हैं और यहां आंकड़ा सदन के भीतर आपका, यानी कि विपक्ष का, आपने कहा कि बढ़ सकता है, यहां घट भी तो सकता है। और जो हम आज 235 कह रहे हैं और सदन के भीतर और बाहर नैरेटिव की बात है कि जहां आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमने भी 235 सीटें जीती, और सदन के भीतर जैसे कि मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज लगा देंगे हम, और वहां आंकड़ा बच गया 175, तो फिर हमें मजबूरन में 175 कहना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं शिल्पी जी? यह मसला दो धारी तलवार वाला है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सामदाम दंडभेद से काम करती रहे, आज वो 37 का आंकड़ा हमारे पास है, वो 40 और 42 हो सकता था अगर कि प्रशासन वहां पर चुनाव न लड़वा रहा होता। फर्रुखाबाद में इन लोगों ने किस तरीके से लूट मचाई है काउंटिंग के समय, इस सब ने देखा है, और ऐसे ही कई सीटों पर हुआ है। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव में काउंटिंग की गड़बड़ी हुई है। तो पूरे देश में अब क्यों स्वीकार कर रहा है चुनाव आयोग? की वजह से इस तरीके से देखिए, ईवीएम की वजह से आप जीते होंगे, हम हारे हैं, या वो छोड़ दीजिए। जहां जहां आप लोगों ने प्रशासन को लगाया है, आप लोगों ने जो कुछ किया है वो भी जनता के सामने है। अब सोशल मीडिया का जमाना, कुछ नहीं छिपता। तो राहुल गांधी कैसे जीत गए? अखिलेश यादव कैसे जीत गए शिल्पी जी? ये तो वहां भी हरा सकते थे। बताइए,
वहां तो ये हरा ही नहीं सकते। अच्छा, जीत का नहीं हरा मार्जिन सकते इतना थे। ज्यादा था। तो बनारस में आप ये कहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, तो फिर कैसे? देश के प्रधानमंत्री 1,32,000 वोटों से जीते हैं और इन्होंने कितने नॉमिनेशन कैंसिल कराए, जरा ये बताएंगे? तो मैडम इस हिसाब से तो उनको 10 लाख वोटों से जीतना चाहिए था ना, आप ही के मुताबिक, अगर ये हेरा फेरी कर रहे थे तो। 2.5 लाख 3 लाख का मार्जिन रहा है हर जगह। तो शिल्पी जी, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, आप सवाल को घुमा गए मेरे। मैंने आपसे ये पूछा कि 175 रह गए तो फिर क्या करोगे आप? महामानव प्रधानमंत्री जी मात्र 1,32,000। आप जवाब नहीं दे रहे शिल्पी जी, मैंने आपसे पूछा 175 रह गए तो क्या करेंगे आप? मैंने जवाब बिल्कुल शुरू में कह दिया था कि साम दाम दंड भेद करके ये 175 क्या 170 भी कर सकते हैं। आलोक जी, ये सवाल गलत तो नहीं था? वह तो विपक्ष अब तो हम कह रहे हैं कि 235 है, अगर सदन के भीतर मामला कुछ हो गया फिर 232 जीते थे विपक्ष विहीन इनका, और आपने बताया था 272 वोट बहुमत। तो कांग्रेस तो भैया दादी अम्मा है, सबको वही सिखाती है कि 232 से 272 कैसे किया जाए। कांग्रेस कर चुकी है ना इस देश में। जब पीवी नरसिम्हा राव जीते थे तो 232 सीटें थी, फिर 234 हुई और फिर जादू से 272 हो गया। जब 5 साल हुए तो भारतीय जनता पार्टी 240 से 272 नहीं कर सकती, जब कांग्रेस 232 से 272 कर सकती है। तो इसलिए जब कांग्रेस करे तो बहुत अच्छी बात, और जब भारतीय जनता पार्टी करे तो करेक्टर ढीला, संविधान खतरे में है। दोनों पैरामीटर एक होना चाहिए। इस देश में 232 से 272 भी देखा है, तो इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ वहां पे ओले में पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी को नारा कहीं सही ना हो जाए कि जहां हम जीतते वहां सरकार बनाते हैं, जहां हारते हैं वहां जरूर सरकार बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से, इस समय की पार्टी से विपक्ष को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और अगर 175 रह गए तो इंडिया लाइन का क्या होगा? अलर्ट रहो, सुन रही हूँ, अलर्ट रहो, कहीं ऐसा ना हो कि 235 से मामला घट मुझे जाए। मुझे माफ करिएगा, सिमिलर लाइंस अभी दूसरी डिबेट में इमरजेंसी के नाम पर लोग बोल रहे थे जो आपने बोली। मैं आपको कहीं का प्रवक्ता नहीं बता रही हूँ। अब मुझे लोग फॉलो करते हैं मैडम, तो मैं कुछ नहीं जानता। मैडम मुझे कोई फॉलो करे तो मैं कुछ नहीं जानता। आपको फॉलो, मैं तो मुझे फॉलो करते इमरजेंसी पहली बार हूँ, मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? RSS के लोग दूसरी डिबेट में बोल रहे थे। तो मैं कहता हूँ मैडम मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे लोग फॉलो करते हैं मैम। मोदी जी के बाद आप ही फेमस होंगे, हम भी कृतार्थ हुए कि हम आपसे मिल लिए आज पहली बार। जी जी बिल्कुल, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। कौन से नंबर की डिबेट में मैं इनके साथ बैठ रही हूँ? मैडम आप नहीं बैठी तो हम नहीं कह सकते हैं, कोइंसिडेंटली हम लोग नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। और मैं फॉलो नहीं करती हूँ किसी को, मैं तो मोदी को भी फॉलो नहीं करती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी RSS से किसी व्यक्ति को मुझे बोल रहे, मैं किसी बोलता नहीं, मैं एडजन करके आता हूँ। भेज दूंगी आपको, मैं आपको लिंक भेज दूंगी भाई साहब। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं दोबारा कहीं बोल देता हूँ आपको, जो मैंने बोला है, अब उसको कोई बोल देता हूँ, क्या करें? हम शून्य से लेकर शिखर तक जाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। धमकी ना दीजिए हमें, तो आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि अंतरात्मा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबकी जगवा लेती है। शिल्पी हो जी, सकता है कल को आपकी जगवा ले, मेरी जगवा ले। शिल्पी जी जी, हाल ही में आपके अपने विधायक ही छोड़ के गए ना आपको? उनकी भी तो अंतरात्मा जागी थी। तो वो ना जो मुख्य व्हिप वाले थे वो छोड़ के चले गए थे, मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी को पूछिए ना। तो फिर आलोक जी आपको सलाह दे रहे हैं तो आप नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज कहाँ हो रही हूँ? वो ये कह रहे हैं आंकड़े कम हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं कह रही हूँ अंतरात्मा तो मेरी और आलोक जी की भी जगा सकती है। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वरुण जी जल्दी से, फिर पंडित जी के पास जा रहा हूँ मैं। वरुण जी का ऑडियो प्लीज। वरुण जी, मैं ये कह रहा था आंकड़े बढ़ सकते हैं, विपक्ष आप लोग जी क्या करें? आंकड़े बढ़ गए तो आपको बधाई देंगे और क्या करेंगे? वो तो उल्टा ही हो सकता है, इतना खुश है। नहीं, सियासत में तो कुछ नहीं हो सकता। रहेंगे आलोक जी कह रहे हैं मैं बधाई दे दूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा? ये जो खुशफहमी है, ये अगर कहीं उल्टा हो गया तो क्या होगा? उससे मिलेंगे, अपने कार्यालय के अंदर आने देंगे तो मिठाई खिलाऊंगा मैं आपको। अरे स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ईडी, इनकम टैक्स, CBI नहीं है, वो जबरदस्ती ले आए। नहीं, 2012 में स्वागत है आपका, जब वो तोता थी, दिल से स्वागत है। आया था ना आपके कार्यकाल में, अपना वाला भी यार भूला न करो भैया। नहीं मैं बोलता रही हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप आइए, ईडी, इनकम टैक्स और CBI नहीं भेजेंगे, आप अपने आप आइए।
सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आपके कार्यकाल में कोटा कहा था, भूल गए आप? ये दो चीजें हैं। अभी आप लोग भाई कह रहे थे नहीं हास्यास्पद लगी जो बात इन्होंने कहा कि अगर आंकड़े इससे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सारे संसाधन है, आंकड़े बढ़ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ इतने के बाद भी देश की जनता इस तरह की तानाशाहियों को बर्दाश्त नहीं करती है। अभी अभी जस्ट भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट बात है, आपको सरकार बना दिया। वास्तविकता ये है मोदी जी भी बनारस से चुनाव हारे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि बनारस से मोदी जी चुनाव हार रहे, मोदी जी चुनाव हारे थे, शासन ने जिताया है। जैसा अभी हमारी बहन जी कह रही थी शिल्पी जी, पर उसका बाद में 5 गाँव में हमारे कैंडिडेट ऐसी कम से कम 3 सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी गलत करोगे ना, 30,000 से कम करते और लगभग 14 सीटें। चलिए फाइनल कमेंट पंडित जी का रहेगा, पंडित जी का फाइनल कमेंट रहेगा। आलोक जी करूंगी आप, एक मिनट फाइनल कमेंट ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, स्पीकर तो आपका बनेगा संख्या बल के आधार पे? बनना चाहिए और बना भी देंगे आप? अभी आपने देखा कि राजशेखर रेड्डी ने बिना किसी शर्त के समर्थन की घोषणा कर दी उन्होंने। हाँ। कि हम भारतीय जनता तो पंडित जी एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी को ये कोई हमारी शर्त नहीं है, कुछ नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जहां वो कहेंगे वहां वोटिंग करेंगे, जैसे वो करेंगे वैसे काम करेंगे। नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन ये डिप्टी स्पीकर इस बार भरा जाएगा पद की नहीं? अब देखिए तिलक जी, ये तो कल के बाद डिसाइड होगा, जब कल स्पीकर का चुनाव हो जाएगा उसके बाद। नहीं तो डिप्टी स्पीकर का पद 20 सालों की जो परंपरा है उसको आप निभाएंगे कि नहीं? देखिए तिलक जी, ये कल के बाद डिसाइड होगा ना। और जब कल एक चीज एक प्रक्रिया नहीं, ये भी तो संविधान के आर्टिकल 93 की बात कर रहा हूं मैं, उसके तहत डिप्टी स्पीकर का पद अनिवार्य होता है ना। तो 5 साल से ये पद खाली था, तो इस बार भरा जाएगा कि नहीं? कल हम फिर आपके साथ डिबेट पे बैठेंगे और फिर एक बात बताएंगे आप। 7वीं लोकसभा में आपने पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, तो इस बार ये परंपरा के अनुसार विपक्ष को मिलेगा कि नहीं? हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री तो है नहीं कि भविष्य वक्ता भविष्य के लिए पहले से ही सारी चीजें घोषणा कर दे। मनोज पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ तो बहुत जाते पर्ची निकलवाने के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये डिप्टी स्पीकर का जो पद है नियम के अनुसार विपक्ष को मिलेगा कि नहीं? अब देखिए तिलक जी, ये कल के बाद डिसाइड होगा। आज तो मैं इसमें कुछ जवाब नहीं दे सकता। अगर आज चीजें कल जो चीजें वो निपट जाए उसके बाद फिर हम लोग डिबेट। तो ये परंपरा और संविधान नहीं है? आप तो कह रहे थे आप संविधान को माथा टेकते हैं। बिल्कुल माथा टेकते हैं। हमारे तो फिर ये संविधान की परंपरा फिर कहाँ चली गई? पर हम लोग संविधान की कॉपी जेब में लेके नहीं घूमते तिलक जी। हाँ, हम लोग जनता को ये कॉपी नहीं दिया, संविधान खतरे में नहीं बताते। तो उसी में संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है अनिवार्य है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से कहा तो संविधान का पालन नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 5 साल तक क्यों नहीं किया आपने? तिलक जी अभी कल के बाद डिसाइड करेंगे ना, करना क्या है उसका। नहीं तो 5 साल तक पद खाली था ना? नहीं खाली तिलक जी, ये तो हमारा अधिकार था कि हम तो भरे हैं, खाली रखे उससे। तो ये आपका अधिकार कैसे हुआ है? तो संविधान में लिखा था। क्या हुआ पंडित जी? वॉइस नहीं आ रही तिलक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही तिलक जी। ये फिर वॉइस चली जाती है, पता नहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है तिलक जी। कौन सा नेटवर्क है पंडित जी? एयरटेल का। अच्छा ठीक है सर, ये तो मालूम चल गया कि ऑडियो आ रहा है, यही चेक कर रहा था बस। खैर बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, मनोज पंडित जी और शिल्पी जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के भीतर सियासत के कई रंग हैं और उन्हीं रंगों में से एक रंग है ये जो आप देख रहे हैं। स्पीकर के पद के लिए संग्राम है। अब ये संग्राम कैसे होगा शांत, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खड़गे जी का प्रश्न, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात